नमस्कार। हमारी स्पिरिचुअल स्वाध्याय सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमने गोल्डन लेक बुक के स्वाध्याय की सीरीज को शुरू करा था। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था द लायरन पार्ट टू अवेकनिंग। ओके, सो अब आज की वीडियो में हम उसी का ही एक सब पार्ट जानेंगे, द एक्सपेंशन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी। कैसे एक मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ लायरन के अंदर। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस बार मैं एक स्क्रिप्ट भी लाया हूँ, तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम आपको एक्सप्लेनेशन सही से देंगे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो आपको समझने में और मुझे बताने में भी सहज रहेगा। तो इस स्क्रिप्ट के माध्यम से भी हम उसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे एंड मैं कोशिश करूँगा कि अब से हमारी वीडियोस रेगुलर ही आएँ और बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। शायद से हर दिन में 2 बार वीडियोस डालूँगा मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है द एक्सपेंशन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी। तो यहाँ पर लेखक जो है वह ये कह रहा है, उसका एक क्वेश्चन रखा गया है। लेट्स बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द आर्केटाइपल एनर्जी ऑफ द मेन स्टार सिस्टम कनेक्टेड टू अर्थ। वुड यू प्लीज डिस्कस द मेन आर्केटाइप, अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ देयर एनर्जी, स्पेशली हाउ दे आर रिलेटेड टू अर्थ। तो यहाँ पर जो लेखक है उसने को प्रश्न रखा है कि पहले हम लोग जानेंगे कि आर्केटाइपल एनर्जीज क्या होती हैं और उनके मेन स्टार सिस्टम जो हमारी पृथ्वी से जुड़े हैं। तो अब इसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसके क्या अपसाइड थे, क्या डाउनसाइड थे, क्या उसके प्रभाव थे, या हम ये कह सकते हैं कि कितना उसके प्रॉस और कॉन्स थे, सीधी भाषा में समझे तो अर्थ पर। तो इसमें शुरुआत ऐसी हो रही है। Let us begin the most ancient time with the Archean archetype. But before we do, we need to give you a starting point to give you a bigger picture. अब ये इन्होंने बोला है कि हम आर्केटाइप के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं जानना कि कैसे आर्केटाइप स्टार्ट हुआ है। लायरन आर्केटाइप है बुक से, ठीक है। तो अब इसके अंदर वह और ज़्यादा डीप जाने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि हम काफ़ी सारे उदाहरण और मेटाफोर देंगे कि आगे जाकर कुछ शब्द कठिन हो सकते हैं समझने के लिए, जिससे कि हम लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी टेक्निकल शब्द होते हैं। तो स्टार्टिंग ये हुई है कि हम क्या हैं, हम सब एक कॉन्शियसनेस हैं, एक चेतना है, हमारे अंदर एक चेतना ही है, वंस एंड फॉर ऑल। इट्स थिंक ऑफ इट लाइक अ गोल्डन लेक, इट पेनिट्रेट्स फ्रॉम अ क्रिएशन। मतलब इसको मान सकते हो एक चेतना, एक गोल्डन लेक है, वो एक क्रिएशन, सब कुछ एक क्रिएशन से उपजा हुआ है, एक क्रिएशन है। इनफैक्ट द गोल्डन लेक इज अ क्रिएशन इटसेल्फ। हाँ, यही मान सकते हैं कि जो गोल्डन लेक है वो भी एक रचना ही है, खुद में एक रचना है। एवरीथिंग्स कम फ्रॉम द गोल्डन लेक, विद इन द गोल्डन लेक लाइक अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सॉर्ट ऑफ बिगिंस टू हैपन। मतलब सब कुछ गोल्डन लेक से ही आता है, अंदर से ही उसके आता है। उसके अंदर बहुत से फ्रेगमेंटेशन और चेंज, मतलब ऊपरी बदलाव होते हैं और आर्केटाइप्स इमर्ज हुए उससे। मतलब कि एक रचना बनी है, वो खुद में एक रचना है, एक कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस गोल्डन लेक से आई है जो कि खुद में एक रचना है। जहाँ से सब कुछ इवॉल्व हुआ, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, वहाँ से ही वो लायरन आर्केटाइप का स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, ये कहना था। अगला, विद इन द गोल्डन लेक द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सॉर्ट बिगेन टू हैपन, आर्केटाइप इनवर्ज, योर स्टार फैमिली, इवन यू डेमोन्स्ट्रेट द आर्केटाइप। मतलब ये कि हम, वो जो स्टार फैमिली है और उसके अंदर हमारी ह्यूमन रेस भी आती है, हम सब आर्केटाइप्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब हम और वो आर्केटाइप एक के हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडलिंग है उनके बाद ही हुई है। तो हम ह्यूमंस और आर्केटाइप में कुछ बिहेवियर सेट ऑफ पैटर्न्स हैं जो कि मैच खाते हैं, एक होलोग्राम की तरह, ठीक है। तो दे रिप्रेजेंट ऑल मेन थीम्स ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द गोल्डन लेक। ये रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी थीम जो कि कॉन्शियसनेस से रिप्रेजेंट करती है, जो कि चेतना को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक वी नीड टू एक्सप्लोर वन दिस फ्रेगमेंटेशन हैपन। जब एक बार ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, पोलैरिटी वॉज बोर्न। हाँ, पोलैरिटी शब्द समझ के आप कंफ्यूज नहीं होगे। पोलैरिटी शब्द पर हम आगे जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, बट पोलैरिटी का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि पोलैरिटी का मतलब होता है सिर्फ एक पोलर यूनिवर्स का एक पाथ, वो पोलैरिटी होता है। जैसे कि एक डुअलिटी होती है, दो दुगना डुअलिटी, व्हेन देयर इज अ 2 पॉइंट देयर इज अ डुअलिटी, अच्छा बुरा, सही गलत। पोलैरिटी मीन्स द वन ट्रूथ, ठीक है।
अभी के लिए पोलैरिटी को ऐसे समझेंगे, आगे जाकर इसका और ज़्यादा आपको एडवांस में पता चलेगा पोलैरिटी क्या है, तो हम उस पर बाद में आएंगे, आगे बुक में वो है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन लेक कुड एक्सपीरियंस द पैराडॉक्सिकल स्टेट ऑफ वननेस एंड फ्रेगमेंटेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो जो गोल्डन लेक है वो क्या अनुभव करती है, वो अनुभव करती है पैराडॉक्स की स्टेट पर, ठीक है। अब पैराडॉक्स की स्टेट मैं आपको आगे बताऊंगा, ये थोड़ा एडवांस शब्द है, तो इसलिए सिर्फ इन शब्द को याद रखिए, गोल्डन लेक, कॉन्शियसनेस, पोलैरिटी, ये जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपको इस बुक में डिटेल्ड में एक्सप्लेन है आगे फर्दर चैप्टर्स में और फर्दर पार्ट्स में, तो उनको अभी से आप याद रख सकते हो, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज वेल, तो यही जो है, ये जो इनका पोलैरिटी वाला भाग है, ये ही हमारा नेचर है, ये हमारे कॉन्शियसनेस से मेल, ये सेम टू सेम जो नेचर है, ये ह्यूमन आज की इंसानी चेतना का भी हिस्सा यही है, ठीक। For the lake to experience fragmentation, it has to display certain characteristics to help with exist within the separate state. The art of fragmentation is masculine, ठीक है। अब उसको फ्रैगमेंट होने के लिए, उसको उस चीज़ को उपजने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उसको बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करना पड़ता है। तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको भाई सबसे पहले अपने आप को एक सेपरेटेड स्टेट में भेजना होता है, मतलब वहाँ हम वननेस में हैं पर हमें कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, तो हमें उस लेक से बाहर आकर इस वर्ल्ड में आकर उसको एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए उसको बाहर आना होगा। और वो जो फ्रेगमेंटेशन का भाग है वो मैस्कुलाइन पार्ट में आता है, वो मैस्कुलाइन है। अब यहाँ मैस्कुलाइन फेमाइन, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें मैस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, फेमाइन को गिरा रहा हूँ, ये नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का भाग है सिर्फ। तो इसको हम उसको मेल फीमेल जेंडर की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, जैसा इस बुक में भी कहा है, आगे भी वो लाइन आपको मिलेगी जो मैंने आपको बताई अभी। द मैस्कुलाइन आर्केटाइप, अब मैं इसे मैस्कुलाइन आर्केटाइप की बात करूंगा। तो मैस्कुलाइन आर्केटाइप बेसिकली क्या है, वो एक अर्ली लायरेंस है जिनका काम सिर्फ एक ही है, सरवाइव करो और ग्रोथ बढ़ाओ अपनी, मतलब कि इसमें सिर्फ एक जो हमारे लायरन आर्केटाइप थे ना, वो बेसिकली फेमाइन एनर्जी इतना नहीं देखते थे, दे आर मोर मैस्कुलाइन। उनका सिर्फ ये था कि वो सिर्फ सरवाइव करें और ग्रोथ करें, उन्हें उनमें कोई भी इमोशनल थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह जैसे हम फीलिंग्स करते हैं, उनमें वो फीलिंग्स नहीं थी, दे यूज टू सप्रेस दैट, ठीक है। इनका सिर्फ ये काम था, जैसे एक फेमाइन एक मेल होता है जिसका सिर्फ मेन गोल क्या ही है, फेमाइन जो मैस्कुलाइन लोग होते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग दिखना है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें सर्वाइव करना है, उनके अंदर कोई इमोशनल रोना धोना ये सब इमोशंस उनमें नहीं थे। तो ये लायरन जो है वो मैस्कुलाइन वाले बंदे हैं हमारे, ठीक है। तो अब इसका एक अपसाइड भी है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट, जो अब इसमें क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्केटाइप है वो बहुत ज़्यादा निडर है, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनका वो अपने सोलर प्लेक्सस की वजह से, उनका सोलर प्लेक्सस जो है, ठीक है, यू कैन से दैट वेरी सोलर प्लेक्सस ड्राइवन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। अब ये है कि ये लोग अपनी विल पावर पे बहुत ताकतवर होते हैं, मतलब इनकी विल पावर जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, इच्छा शक्ति कि ये करना ही है, ग्रोथ, पावर, तो उस पर ज़्यादा ये फोकस थे, ठीक है। बट एक चीज़ और भी है, बट ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग, पर ये है कि ज़्यादा स्ट्रांग होना भी एक डाउन साइड है, क्योंकि जब कुछ इमोशन से कोप करना, कोई इमोशन है यार अब दुखी लग रहा है, वैसा फील करना इनको नहीं आता, तो वहाँ पे उनको एक डाउन साइड होगी, वो उस इमोशन से कैसे जूझेंगे, उससे उनको निकलना नहीं आता, वो इनके लिए एक डाउन साइड था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इनके डाउन साइड की ओर, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द आर्केटाइपल qualities of the warrior such as courageous, fearlessness, sense of duty, almost blind focus on moving forward। तो अब इसमें जैसे आप आर्केटाइपल, आप मान लो कोई एक जैसे करेजियस वॉरियर होते हैं, कहीं पे युद्ध लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जंगलों में रहकर सरवाइव करके सिविलाइजेशन बना रहे हैं, वो सबसे आप समझ सकते हो कि ये आर्केटाइपल उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ओके। तो उस तरीके से यू कैन सी द डाउन साइड। लायरन वर प्लग बाय एरोगेंस एंड पुशिनेस टुवर्ड्स इनहेरेंट इन यंग स्पीशीज, मतलब ये कि लायरन में फिर अगर ये चीज़ है तो उनमें अहंकार भी आ गया,
एरोगेंस भी आ गई कि हम स्ट्रांग है, ये वाला बंदा कमज़ोर है। लायंस में स्पीशीज़ है ना कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कैसे, तो जो नहीं उन पे एरोगेंस वगैरह रहेगी, पुशिशनेस रहेगी कि हमको अपने आप को और ज़्यादा मतलब वही ना कि ओवर पुश करना है कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो उनमें वो भी चीज़ थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पावर होने का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही उनमें दिमाग है। समटाइम्स इमोशंस से कोप अप करना, ये चीज़ सीखना जो ह्यूमंस में है, ये चीज़ उनमें उतना नहीं थी। तो ये क्योंकि ये पहली अर्ली आर्केटाइप की थी, तो इनको इतना दे डोंट नो लाइक हाउ टू इवॉल्व लाइक ऑन द इमोशन स्टेट लेवल। फिजिकल लेवल पर सब पावरफुल मैस्कुलाइन हो सकते हैं। तो वही हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे उन्होंने कोप अप किया, अभी उसमें हम आगे आएंगे। ठीक है। In order to evolve as species, they had to marry their strong masculine energy with temperance, the which was the biggest challenge in their awakening process. मतलब उनको अब आगे इवॉल्व होना है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एस कॉन्शियसनेस वाला चाहिए। अब वो उसमें इमोशन नहीं देखते हैं, तो उसके अंदर फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया इवॉल्व करने में। यहाँ से उनकी चैलेंजेस बढ़े क्योंकि इमोशन को कंट्रोल, टेम्पटेशन कंट्रोल करना, वहाँ पे उनके लिए चैलेंज आया इवोल्यूशन में। इफ़ यू लुक एट ह्यूमंस नाउ, आज जो हम इंसानों को देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं आज के इंसानों में, क्या ही है, यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दैट लायन आर्कटाइप। हाँ, हमारा लेना देना लायन आर्कटाइप से, क्योंकि हम लोग भी अपना दबदबा, जोश दबदबा दिखाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। नहीं किसी के आगे से मान लो कोई बंदा है मैस्कुलाइन आदमी, नहीं मर्द नहीं रोते, ये एक चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं आजकल। इमोशंस नहीं दिखाना, उसको सप्रेस करना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब लायन आर्कटाइप से हमारे ह्यूमन बिहेवियर में आई हैं, मैस्कुलाइन बिहेवियर में भी आई हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। वही चीज़ें बताई गई हैं कि आगे जाकर कैसे उन्होंने इसको लेट गो किया, वो अब मैं हमें आगे बताऊँगा। लुकिंग थ्रू द लायन स्पीशीज़ मैच्योर्ड, जैसे जैसे हमने देखा कि आगे जाकर वो लायन स्पीशीज मैच्योर हुई हैं, उनके अंदर टेम्परेंस आया, उनको अपने ईगोस को कूल डाउन करना पड़ा। भाई हम में बहुत ईगो है, हम तो बहुत स्ट्रांग है, ईगो डेवलप है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने ईगो को ख़त्म करना, धीरे धीरे डिजॉल्व करना सीखा। ठीक है, तो वो ये बताता है कि एक एरिया, ये एक ऐसा एरिया दिखाएगा जहाँ पे ह्यूमैनिटी, ये जो चीज़ उन्होंने कही कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ईगोस पे कंट्रोल पाया, इससे हमारी आज की ह्यूमैनिटी को भी सीखना चाहिए कि भैया हमें भी अपना ईगो साइड रखना चाहिए कभी कभी। तो ये चीज़ है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लायरन आर्कटाइप है, क्या इसका कंक्लूजन निकला कि हमारे अंदर भी लायरन आर्कटाइप की प्रोग्रामिंग है, हम भी उनसे ही इवॉल्व हुए हैं, तो हम भी वही चीज़ फील करते हैं एज अ मैस्कुलाइन, कोई भी होगा तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो लेखिका साशा ने रखा था ना, अब वो क्वेश्चन के आंसर दे रही है। अब किसी ने, ऑथर ने रखा एक नया प्रश्न, फिजिकली डिड द लायन हैव जेंडर? सो इफ it was like a dynamic relationship in Japan where the husband is usually arrogant and arguing, and the woman and the masculine energy wife balances the energy। तो ये क्वेश्चन था कि क्या लायंस का भी जेंडर होता है, क्या वहाँ भी इस तरीके के रिलेशन है जैसे जापान में एक मर्द है जो कि बहुत ही अकड़ू, बहुत ही गुस्सैल है, एरोगेंट है, और जो वाइफ है वो उसको शांत करती है और वो उसकी एनर्जी को बैलेंस करती है। मतलब मैस्कुलाइन फेमाइन जोड़ दिया इन लोगों ने, उसका क्वेश्चन ये था। अब इसका उत्तर क्या देती है साशा, वो मैं बताता हूँ। जो फिजिकल बॉडीज हैव मॉडल आफ्टर देयर, हाँ ये है कि हमारी जो फिजिकल बॉडीज हैं उनके बाद बनी है, ठीक है। बट सम लायन स्पीशीज यू हैव कॉल्ड एज जाइंट, क्योंकि वो जो लायन स्पीशीज थे वो बहुत जाइंट थे, जाइजेंटिक थे, ठीक है, बड़े लोग, बड़े थे आकार में और साइज में, दे वर लार्जर देन ह्यूमंस। रिगार्डिंग जेंडर डिफरेंसेस बिफोर दे वर हेवली फोकस ऑन मैस्कुलाइन एनर्जी, हाँ अब इसमें बोला कि जिसमें जेंडर की बात आई है तो वो बेसिकली मैस्कुलाइन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। इन द अर्ली एरा men tended to be very physically stronger and general role were very divided। वही कि men को काफ़ी ज़्यादा strong दिखाना होगा और जेंडर रोल जो था वो बड़ा डिवाइड था। later in the development women are also very fierce and strong। this is the part of the archetypal memory। हाँ अब ये बताया गया है कि जो men थे उनको तो strong बनाया गया, ठीक है,
और उनमें जेंडर रोल डिवाइड किया। पर ये कि जैसे जैसे इवॉल्व होते रहे तो जो फीमेल है, फीमेल भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग और करेजियस होने लगी एवोल्यूशन के साथ साथ, उनमें भी वो ट्रेड्स आने लगे। तो ये वो पार्ट है आर्केटाइप। ये जो पार्ट था, ये पार्ट जो है ये हमारी आर्केटाइपल मेमोरी में है, तभी हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक, ये चीज, ये ही पार्ट है। तो अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ठीक है, आज हमने सिंपल क्या जाना, अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ फटाफट से। आज की वीडियो में क्या था? आज की वीडियो में बेसिकली सिर्फ ये था कि हमने लायरन के आर्केटाइप के बारे में पढ़ा। लायरन आर्केटाइप क्या थे? एक मैस्कुलाइन एनर्जी थी। ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी थी तो उन्हें फिजिकली स्ट्रांग होना था, डिसीजन बहुत लेते थे, पुश करते थे अपने आप को, इवॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। दे वर नॉट बाउंडेड बाय द इमोशंस। कोई इमोशंस वगैरह आते थे उनको सप्रेस करते थे, सोचते ही नहीं थे, इमोशन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उनका मेन गोल क्या था? सर्वाइव करना और ग्रो करना। भाई सर्वाइवल करना है, जाके जंगल में जाना है, सर्वाइव करना है भाई, ग्रो करनी है, हमें अपनी स्पीशीज़ बढ़ानी है, हमें पावरफुल होना है। उनके लिए फिजिक, मेंटल, इमोशन, पेन, सफरिंग, रोना धोना, क्राइंग, वो सब वो इस पर ध्यान नहीं देते थे। तो उससे क्या हुआ? उनको बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? इवॉल्व करते टाइम जब उनके साथ इमोशंस होते थे तो उनको तब इश्यूज आते थे। तो उन्होंने अपने उसको इवॉल्व किया, अपने आर्केटाइप को इवॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चीज़ थी, ये क्या थी? लायरन हमें यही सिखाते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया, अपने ईगो को शांत किया, वैसे हमें आज अपने इंसानी जीवन में भी उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि हम भी उस आर्केटाइपल एनर्जी से ही निकले हैं। ह्यूमन के अंदर उनका एक होलोग्राम है जो कि हमारे उनके आर्केटाइपल प्रोटोटाइप से मैच खाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और स्वाध्याय सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। कहीं पे कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मैं बुक पढ़ चुका हूँ। मैंने स्क्रिप्ट लाइक अच्छे से समझाने, फॉर अ पर्पस ऑफ लाइक मोर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं स्क्रिप्ट के थ्रू भी साइड बाय साइड पढ़ता हूँ नोट्स वगैरह के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस यही कहना था। बाकी अब आगे के वीडियोस मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली डालूँ, दिन में 2 वीडियोस। थैंक यू।